हेलो ट्रेडर्स, तो कैसे हो आप सभी का स्वागत है इमर्जिंग बुल्स में। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ ऐसे स्टॉक्स जो कि मल्टी ईयर ब्रेकआउट देने के लेवल पर आ चुके हैं या अपने ऑल टाइम हाई के लेवल पर है। अभी जब भी आप ये देखोगे कि मार्केट साइडवेज या फिर बुलिश मोमेंटम में चल रहा है, तो मार्केट में यूजुअली ऐसे स्टॉक्स थोड़ा ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर लेते हैं। अगर मार्केट एक बेरिश ट्रेंड में या गिरावट में आ रहा है, तो फिर ऐसे स्टॉक्स को परफॉर्म करने को थोड़ा टाइम लगता है, चाहे फिर वो फंडामेंटली भी कितने अच्छे स्ट्रांग हो या चाहे टेक्निकली भी कितने अच्छे स्ट्रांग हो। तो चलिए वीडियो में शुरू करते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बता देता हूँ, मेरा नाम है प्रशांत, आप देख रहे हैं इमर्जिंग बुल्स। और इस वीडियो में मैं जो भी स्टॉक्स डिस्कस करने वाला हूँ, ये सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है, और ये मैं कोई भी इसमें बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ। ठीक है, अगर आपको इनमें से कोई भी स्टॉक बाय या सेल करना है, आप अपना खुद का एनालिसिस कीजिए और उसके बाद ही आप इस पर डिसीजन लीजिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो अभी आप आपके सामने देख रहे हो निफ्टी का 1 वीक का टाइम फ्रेम। अभी निफ्टी का ये जो टाइम फ्रेम है, ये जो एनालिसिस है, मैंने पिछले कई सारे वीडियो में शेयर किया है। ये सेम एनालिसिस मैंने ऑलमोस्ट एक डेढ़ महीने पहले जब मैंने वीडियो जो बनाया था, उस वीडियो में मैंने ये जो लेवल से मैंने बताए थे, और जो मैंने रेजिस्टेंस का लेवल था वो बताया था, और सपोर्ट का लेवल भी बताया था। आप देख सकते हो निफ्टी उसी लेवल के बीच में ही ट्रेड कर रहा है। और जब पिछले हफ्ते जब ये वाली जब कैंडल बनी थी, तभी मैंने कहा कि निफ्टी जब तक हम लोग का जो सपोर्ट लेवल है, जो कि है 21,700, अगर वो ब्रेक नहीं करता, तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से निफ्टी अभी तक स्ट्रांग ही है, वो वीक नहीं हुआ है। ठीक है, और अभी आप देख सकते हो इस वीक एक डोजी कैंडल बना है, एक स्पिनिंग टॉप कैंडल बना है। तो ये अभी भी ये एक बुलिश साइन ही माना जाएगा इसको। अगर जैसे स्पिनिंग टॉप का हाई ब्रेक होगा, तो हम लोग को दो तीन कंफर्मेशन मिलेंगे, जैसे कि निफ्टी का नया ऑल टाइम हाई ब्रेक होगा। ठीक है, नया न्यू हाई बनने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होगी। कैंडल स्टिक वाइज एक एक रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट होगा, और एक जो 2-3 हफ्ते से जो इस रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं कर पाए, वो भी एक रेजिस्टेंस ब्रेकआउट होगा। तो डेफिनेटली इसके अंदर 3-4 फैक्टर्स आ जाते हैं। ठीक है, अभी हम लोग बैंक निफ्टी का भी एनालिसिस देख लेते हैं। अभी बैंक निफ्टी का भी मैंने आपके सामने ये वाला जो एनालिसिस है, मैंने पिछले हफ्ते शेयर किया था, मैंने ट्रेंड लाइन आपको बताया था। और ये जो दो लेवल है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के, ये भी मैंने जब निफ्टी के लेवल शेयर किए तभी मैंने आप लोग के साथ शेयर करा था। अभी बैंक निफ्टी ने प्रॉपर डोजी कैंडल बनाया है, वेरएज निफ्टी ने एक स्पिनिंग टॉप कैंडल बनाया है। ठीक है, स्पिनिंग टॉप कैंडल में थोड़ा बहुत मोमेंटम मिल जाता है, जबकि डोजी कैंडल में हम लोग को ज़्यादातर वोलेटिलिटी ही मिलती है। ठीक है, तो अभी अगर हम लोग देखेंगे तो बैंक निफ्टी भी एक अपने इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस पर है। साथ ही साथ अगर बैंक निफ्टी में भी अगर ये डोजी का हाई ब्रेक होगा, तो हम लोग को एक छोटे एसएल के साथ हम लोग को एक अच्छा ट्रेड मिल सकता है। जगह मैं ऑप्शंस की बात कर रहा हूँ, बट अभी इस वीडियो में हम लोग ऑप्शंस का डिस्कशन नहीं करेंगे, हम लोग सिर्फ और सिर्फ स्टॉक स्पेसिफिक बात करेंगे। बट जिन लोगों को भी बैंक निफ्टी में अगर ट्रेड करना है, बैंक निफ्टी को एनालाइज करना है, तो आप इस बात का ध्यान रखना कि बैंक निफ्टी को अभी फिलहाल इस लेवल के नीचे नहीं आना चाहिए है, जो कि है रफ अराउंड 47,280 का। अगर ये आ जाएगा तो बैंक निफ्टी भी वापस एक रेंज में ट्रेड करेगा, और उसके बाद अगर 45,125 का लेवल अगर ब्रेक होता है, तो कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी भी वीक हो सकता है। क्योंकि आप साथ ही साथ उधर देखोगे तो उधर कहीं ना कहीं 50 डे का मूविंग एवरेज भी है। ठीक है, तो अभी हम लोग पहला स्टॉक डिस्कस करते हैं। पहला स्टॉक है अशोक लेलैंड। अभी अशोक लेलैंड को है ना, मैंने पहले भी अपने एक वीडियो में डिस्कस किया था, जब ये इसका ऑल टाइम हाई के पास था। बट अभी उसके बाद क्या हो गया ना, अभी मैं अगर मैं अपना मंथली टाइम फ्रेम ओपन करूँ, तो मंथली टाइम फ्रेम के पास देखोगे तो इसने इसका 2018 का रेजिस्टेंस इधर ब्रेक करने की कोशिश की थी 2022 में। फिर उसके बाद उसको ब्रेक नहीं कर पाया, और फाइनली 2023 में ये रेजिस्टेंस, सॉरी जून 2023 में ये रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ। बट उसके बाद ये कंसोलिडेट ही कर रहा है अशोक लेलैंड। हम लोग को ना एसएल हिट हो रहे हैं, ना हम लोग के टारगेट्स हिट हो रहे हैं। बट इसमें अच्छी बात क्या मालूम है कि जब भी ऐसे स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स होते हैं ना, तो वो अगर बुरे मार्केट में, क्योंकि आप देखोगे काफ़ी टाइम से मार्केट इतना कुछ अच्छा चल नहीं रहा था, पिछले 2-3 हफ्ते से थोड़ा भी मार्केट सेटल होने का कोशिश कर रहा है। ठीक है, बट जब भी ऐसे वोलेटाइल मार्केट होता है ना, तो जब भी अच्छे स्टॉक्स होते हैं ना, वो गिरते नहीं है। तो इससे हम लोग को एक ये साइन मिल जाता है कि भाई ये स्ट्रॉन्ग, ये जो स्टॉक है ये स्ट्रॉन्ग है। तो अभी अगर मैंने इसके अंदर, अभी मैं क्यों इंटरेस्टेड हूँ, पहले तो जैसे कि हम लोग का ऑलरेडी जो मल्टी ईयर ब्रेकआउट था, वो तो उसके ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। तो अभी तक ये हम लोग के जो वो टाइम पे जब मैंने इसको एनालिसिस किया था, उस हिसाब से ये मेरे बाई लिस्ट में ही था। ठीक है, अभी अगर हम लोग देखेंगे तो 2-3-4 बार ये वीकली टाइम फ्रेम आप देख रहे हो, तो 3-4 दफ़ा इस लेवल को ब्रेक करने की कोशिश किया, बट ब्रेक नहीं कर पाया अशोक लेलैंड ने, जो कि 191 का लेवल। बट अभी आप देखोगे ये इस हफ्ते अशोक लेलैंड ने एक अच्छी बड़ी ग्रीन
कैंडल के साथ इस लेवल के पास आया है, रेजिस्टेंस के पास। अगर जैसे ही हम लोग को इस लेवल का ब्रेकआउट मिलता है तो हम लोग को इसके अंदर अच्छे टारगेट्स मिल सकते हैं, ठीक है। अभी इसके अंदर मैंने जो टारगेट, अगर आप देखोगे तो जो मैंने जो टारगेट है, जैसे जो हम लोग जो रेंज कैलकुलेशन मेथड जो मैं यूज़ करता हूँ, इसको मैंने इस ब्रेकआउट की जगह मैंने इस ब्रेकआउट पे रखा हूँ। रीज़न क्यों? क्योंकि जो हम लोग का ओरिजिनल ब्रेकआउट था वो तो मल्टी ईयर ब्रेकआउट था, जो कि इस लेवल के आसपास हुआ था, जो कि था कहीं ना कहीं 163 के लेवल के आसपास। अभी अगर हम लोग देखेंगे तो 163 के लेवल के हिसाब से 191 पे, मतलब 28-29 पॉइंट तो हम लोग ऑलरेडी मिल गए। मोटा मोटी हम लोग को एक 10% 15% के आसपास का मूव तो ऑलरेडी मिल चुका है अशोक लेलैंड में, बट आने वाले टाइम में डेफिनेटली हम लोग को इससे और ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस हो सकती है, ठीक है। अभी हम लोग दूसरा स्टॉक देखते हैं। दूसरा स्टॉक है बेल, ठीक है, खाने वाला बेल नहीं, मतलब ये स्टॉक वाला बेल। तो भारत हैवी इलेक्ट्रिक्स। अभी हम लोग अगर इस स्टॉक की बात करेंगे तो इसको मैं वापस आपको मंथली टाइम फ्रेम पर लेके जाता हूँ। अभी मंथली टाइम फ्रेम पर लेके जाऊँगा तो आप देखोगे इसने जो इस लेवल के पास लास्ट आया था 2011 में, 2011 के बाद ऑलमोस्ट 13 साल बाद ये स्टॉक इस लेवल के पास आया। और अगर ब्रेकआउट की बात करो तो इस लेवल को ब्रेकआउट किया था 2009 में, और उसके पहले उसने ब्रेकआउट किया था 2007 में। तो अगर देखा जाए तो ऑलमोस्ट 15-17 साल बाद ब्रेकआउट हो रहा है, 13 साल बाद उस लेवल पे आया है। एंड अगर हम लोग की रेंज कैलकुलेशन मेथड के हिसाब से अगर देखें तो हम लोग के टारगेट्स कहीं ना कहीं इसके आराम से 539 के आसपास के बन रहे हैं। बट अगर हम लोग ऑल टाइम हाई भी पकड़े तो 388 के टारगेट हम लोग के कहीं नहीं गए, ठीक है। मैं वीकली टाइम फ्रेम पर आपको आके इसका ट्रेड एनालिसिस समझाता हूँ कि इसमें मैं इंटरेस्टेड क्यों हूँ। अभी आप देखोगे तो इधर भेल ने एक अच्छा 5-6 हफ्ते से एक अच्छा मोमेंटम दिया है। एक रेड कैंडल पहले मतलब ऊपर जा रहा था, फिर उसके बाद पुल बैक लिया, फिर उसके बाद अच्छा ब्रेकआउट किया। अभी मैं अगर वापस 1-2 हफ्ते अगर लगातार ये ऊपर जाएगा तो मैं थोड़ा कम इंटरेस्टेड रहूँगा, मतलब डेफिनेटली मैं 20-30% क्वांटिटी के साथ एंटर कर सकता हूँ, बट पूरी क्वांटिटी के साथ नहीं करूँगा। रीज़न बिकॉज क्योंकि अगर अभी आप देखोगे तो मेरा एसएल काफ़ी बड़ा हो जाएगा, मुझे स्टॉप लॉस के लिए 75 पॉइंट्स देने पड़ेंगे और मुझे टारगेट मिल रहा है सिर्फ 110 पॉइंट का। तो मेरा जो रिस्क टू रिवॉर्ड है ना वो मैच नहीं कर रहा है, वो मुझे मतलब ना अच्छा अच्छा पोजीशन साइजिंग, अच्छा रिस्क रिवॉर्ड मैनेज नहीं हो रहा है। तो इसके लिए मैं उतना बड़ा एसएल नहीं ले सकता हूँ। अगर मान लो अभी अगर 1-2 हफ्ता इधर भेल ने थोड़ा सा छोटी छोटी कैंडल बना के, थोड़ा रेड कैंडल बना के पुल बैक दिया, थोड़ा कंसोलिडेट किया, उसके बाद ब्रेक करता है ना, तो मेरे लिए अच्छा होगा कि मेरे लिए एसएल छोटा हो जाएगा और फिर टारगेट तो मेरे लिए 388 का फर्स्ट टारगेट हुई, और फिर जो 539 का जो हम लोग ने दूसरा टारगेट डिस्कस किया था, तो मैं वैसा दूसरा टारगेट के लिए मैं सोच सकता हूँ आधी क्वान्टिटी के साथ, ठीक है। तो ऐसा मेरा ट्रेड प्लान होगा। अभी तीसरा स्टॉक डिस्कस करते हैं। तीसरा स्टॉक है फर्स्ट सोर्स सोल्यूशंस, ठीक है। अभी फर्स्ट सोर्स सोल्यूशंस का जो मैं ट्रेड एनालिसिस है वो बताने से पहले मैं आप लोग को बता देता हूँ। अगर आपको अभी तक ये वीडियो अच्छी लगती होगी, वीडियो अगर अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट करके बताइए कि इन जो स्टॉक्स में हम लोगों ने डिस्कस किया है, इनके अलावा आपको और कौन से स्टॉक्स में ज़्यादा दिलचस्पी है और वो स्टॉक्स के ऊपर आप एनालिसिस चाहते हैं, ठीक है। साथ ही साथ अपने जो भी ट्रेडर फ्रेंड्स है उन लोग को भी आप ये वीडियो शेयर कर सकते हैं, ठीक है। अभी हम लोग देखेंगे फर्स्ट सोर्स को, ठीक है। फर्स्ट सोर्स को मैं मंथली टाइम फ्रेम पर आप लेके जाता हूँ। मंथली टाइम फ्रेम पर अगर मैं लेके जाऊँगा तो इधर एक बहुत ही अच्छा चीज़ अगर आप देख सकते हो कि जो मंथली टाइम फ्रेम पर इसका एक लेवल था, ठीक है। जब ये आईपीओ हुआ था तो आईपीओ का जो लेवल था इसका समवेयर अराउंड 94 का। अब इस लेवल के आसपास 2007 में फर्स्ट सोर्स ने ट्रेड किया, उसके बाद काफ़ी टाइम तक नीचे ही था। फिर उसके बाद 2018 में इस लेवल को ब्रेक करने का ट्राई किया बट नहीं कर पाया। पिछले साल 2020 में फिर फाइनली ये लेवल का ब्रेकआउट हुआ, ठीक है। 2020 में इस लेवल का ब्रेकआउट और आप देख सकते हो उसके बाद कितना अच्छा मूव आया। इस अच्छा मूव आने के बाद वापस इसने पुल बैक लिया, ठीक है, 2021-22 में, क्योंकि ऑब्वियसली फर्स्ट सोर्स एक बीपीओ इंडस्ट्री में है, मतलब बीपीओ इंडस्ट्री का सेक्टर है, एक आईटी सेक्टर में से हम लोग इसको कंसिडर कर सकते हैं। तो डेफिनेटली उस टाइम पे सारे आईटी स्टॉक्स की लगी पड़ी थी, तो ये उसमें से ऑब्वियसली उस फर्स्ट सोर्स को भी उसका इफेक्ट झेलना पड़ा। बट अभी आप देखोगे तो 50 डे मूविंग एवरेज का मंथली टाइम फ्रेम पर 50 डे मूविंग एवरेज का एक अच्छा सपोर्ट लेके एक राउंडिंग बॉटम टाइप पैटर्न बनाया है मंथली टाइम फ्रेम पर। बट अगर मैं इसको वीकली टाइम फ्रेम पर स्विच करूँ तो वीकली टाइम फ्रेम पर अगर आप मैं स्विच करूँ तो आप इसको देखोगे तो कहीं ना कहीं इधर एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है। आप इधर देखोगे ये एक शोल्डर है, ठीक है, ये एक दूसरा शोल्डर है और ये कहीं ना कहीं उसका एक हेड बन रहा है, ठीक है। तो एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर है जो कि एक बुलिश पैटर्न होता है। अभी अगर मैं इसके लेवल्स की बात करूँ तो अगर इस डेप्थ को अगर मैं कैलकुलेट करूँ, एक सेकेंड,
हम्म, अगर मैं इस डेप्थ को अगर मैं कैलकुलेट करूँ तो हम लोग का जो लेवल्स बन के आ रहे हैं वो आ रहे हैं कि कहीं ना कहीं 365 के। ठीक है, तो जैसे हम लोग का ये जो लेवल है 230 का लेवल, अगर ये ब्रेक होगा तो 365 हम लोग एक टारगेट देख सकते हैं, जिसके अंदर हम लोग को 130 पॉइंट्स आराम से कैप्चर हो सकते हैं। और अगर मैं एसएल की बात करूँ तो जैसा कि मैंने पिछले वाले स्टॉक के लिए कहा, भेल के लिए, कि अगर एसएल मेरा भी फिलहाल काफ़ी बड़ा है इसके अंदर, 35-40 पॉइंट का, इतना ज़्यादा बड़ा भी नहीं है, डिपेंडिंग ऑन द टारगेट, कि अगर 35 रुपये देखे मैं 135 रुपये कमा रहा हूँ तो 1:4 का ट्रेड तो बन रहा है, बट अगर मुझे छोटा एसएल मिलेगा तो मेरे लिए ज़्यादा फेवरेबल होगा। ठीक है, अभी हम लोग अगले स्टॉक की बात करते हैं। अगला स्टॉक है मदरसन ही। ठीक है, अभी मदरसन का अगर हम लोग इधर चार्ट देखेंगे तो आप देखोगे कि इधर काफ़ी ज़्यादा अच्छे एक लेवल पे ट्रेड कर रहा है। अभी इसका जो टारगेट, अभी जो करंट प्राइस है वो 131 का है। मैं इसको मंथली टाइम फ्रेम पर लेके जाता हूँ। मंथली टाइम फ्रेम पर आप देखोगे तो पहले मदरसन ने इस लेवल को ब्रेक करने का ट्राई किया 2018 में, नहीं ब्रेक कर पाया, नीचे आ गया। फिर उसके बाद ऊपर जाने की कोशिश किया, फिर भी ऊपर नहीं जा पाया, 50 डे मूविंग एवरेज का रेजिस्टेंस लेके नीचे आ गया। फिर फाइनली 50 डे मूविंग एवरेज का ब्रेकआउट हुआ एंड वापस इस लेवल को ब्रेकआउट करने की कोशिश किया, 2021 में नहीं कर पाया, और इधर एक एम पैटर्न या डबल टॉप पैटर्न बना के वापस नीचे गिर गया। और जो उसके पहले 2021 में 2 बार एक्चुअली ट्राई किया, नहीं टूट पाया। बट अगर हम लोग इस बार देखेंगे तो मंथली टाइम फ्रेम पर, क्योंकि अभी मंथ में सिर्फ 2 ही दिन बचे, तो मैं इसको कंसिडर कर रहा हूँ कि इस बार ये ब्रेकआउट सक्सेसफुल हो जाएगा। अभी तक ऑब्वियसली मंथली टाइम फ्रेम के हिसाब से ब्रेकआउट नहीं हुआ है। आने वाले 2-3 दिनों में हम लोग को देखना पड़ेगा कि ये इस लेवल के ऊपर सस्टेन कर पाता है या नहीं। बट अगर ये इस लेवल के ऊपर सस्टेन कर पाया जो 131 का लेवल है, तो डेफिनेटली अभी जैसे इसके लिए, तो अगर मैं इधर की रेंज कैलकुलेट करूँ या इधर की रेंज कैलकुलेट करूँ, इट डजेंट मैटर, क्योंकि ये कोई एक स्पेसिफिक हम लोग का चार्ट पैटर्न नहीं इसके अंदर बना है, इसके अंदर सिर्फ एक रेंज के हिसाब से बना है। तो मैं यूजुअली मैं बिलीव नहीं करता कि ऐसे पैटर्न्स के ऊपर, ऐसे चार्ट्स के ऊपर मैं रेंज कैलकुलेशन मेथड यूज़ करूँ जो स्पेसिफिक एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर हो गया या कप एंड हैंडल पैटर्न हो गया। तो उसके अंदर जो रेंज कैलकुलेशन मेथड है वो मैंने ऑब्जर्व किया है, वो काफ़ी अच्छी तरीके से काम करती है। ऐसे वाले इसमें मैंने कभी ट्राई नहीं किया है। मैं देखूंगा कि इसके अंदर मुझे कैसे ऑब्जर्वेशन होता है, कैसे रेंज कैलकुलेशन मेथड कितने अच्छे से काम कर सकता है। बट जो भी मेरा टारगेट होगा, मैं एटलीस्ट 1:5 1:6 का ट्रेड तो प्लान करूंगा ही। तो 131 पे अगर हम लोग का ब्रेकआउट होता है, हम लोग को स्टॉप लॉस इस पर काफ़ी छोटा है, 15 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, जो कि 10% होता है ऑलमोस्ट इस स्टॉक के वैल्यू के हिसाब से। अगर 10% का मैं स्टॉप लॉस है तो 50-60% का टारगेट तो सोच ही सकता हूँ। तो अगर 15 रुपये का स्टॉप लॉस है तो 70-80 रुपये में टारगेट आराम से सोच सकता हूँ। अभी हम लोग का जो आखिरी स्टॉक है इज़्मो। ठीक है, अभी ये जो स्टॉक है, ये स्टॉक ने ऑलमोस्ट 17 साल बाद ब्रेकआउट दिया है। ठीक है, अभी मैं इसको मंथली टाइम फ्रेम पर लेके जाता हूँ। मंथली टाइम फ्रेम पर आप जाओगे तो देखोगे कि इस स्टॉक का आईपीओ आया था 2007 फरवरी में। ठीक है, जैसे ही आईपीओ आया उसके बाद 2-3 महीने मार्केट गिरा, और उसके बाद काफ़ी ज़्यादा एक अच्छा मोमेंटम देके इस लेवल के आसपास रुक गया था 356 का। फिर वापस 2 महीने गिरने के बाद फिर इसने इसका ऑल टाइम हाई लगाया था जो कि 410 का था, और उसके बाद ये स्टॉक बस एक रेंज में ही ट्रेड कर रहा था। ठीक है, और इधर काफ़ी सारे ऑब्वियसली काफ़ी सारे इन्वेस्टर्स लोग ने अपने शेयर्स बेचे रहेंगे, काफ़ी सारे लोग ने एक्यूमुलेट किए रहेंगे। बट जो भी है, मोटा मोटी यही बात है कि अगर ये स्टॉक ने 2007-8 में जब ये लेवल के पास जब इसने ब्रेकआउट किया था, उसके बाद ये इतने सालों तक, 15-16 साल तक ये स्टॉक एक रेंज में ट्रेड कर रहा था। उसके बाद इसने एक अच्छा खासा मोमेंटम देना चालू किया समवेयर अराउंड 2023 से। तो पिछले साल हम लोग को जून से इसके अंदर एक अच्छा मोमेंटम मिलने लगा, और अच्छी कैंडल्स के साथ मिलने लगा। ठीक है, बड़ी बड़ी कैंडल्स के साथ और बड़े वॉल्यूम्स के साथ। अभी आप देखोगे तो इधर मैं अगर मैं चार्ट को थोड़ा जूम कर दूँ, ठीक है, अब इधर चार्ट को जूम करते तो आप देख सकते हो, इधर वॉल्यूम भी देख सकते हो, पिछले काफ़ी दिनों के वॉल्यूम के हिसाब से एक अच्छे वॉल्यूम भी आया, और जो कैंडल है वो भी एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट कैंडल है। अगर आप लोग ने जो मेरा कैंडल स्टिक वाला जो वीडियो है, अगर वो नहीं देखा होगा तो आप जाके देख सकते हो। ऐसी जो भी स्ट्रॉन्ग कैंडल होती है, जो मारूबुजू कैंडल होती है, अगर इसको हम लोग मल्टी कैंडल स्टिक पैटर्न में कंसिडर करें तो ये कहीं ना कहीं बुलिश एनगल्फिंग कैंडल है। ठीक है, आइडियली ये कैंडल नीचे की तरफ बननी चाहिए, वो एक रिवर्सल कैंडल होती है, बट मारूबुजू जो कैंडल है, अगर इसको हम लोग सिंगल कैंडल स्टिक के हिसाब से देखें तो एक काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैंडल है। अभी अगर ये आने वाले हफ्ते में अगर एक अच्छा ब्रेकआउट करता है, आने वाले टाइम पे अगर इसको फॉलोअप मिलता है, क्योंकि 17-18 साल का ब्रेकआउट यूजुअली फर्स्ट अटेम्प्ट में ब्रेक नहीं होता है, तो मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ शायद से ये जो पहला ब्रेकआउट होगा वो शायद फेल हो सकता है।
बट अगर ब्रेकआउट देगा तो मैं ऑब्वियसली 20-30% क्वांटिटी में एंटर करूँगा ही, बट अगर वो ब्रेकआउट फेल होगा, जैसे ही मुझे फिर दूसरी अपॉर्चुनिटी मिलेगी उसके बाद मैं अपनी रेस्ट ऑफ द क्वांटिटी के साथ एंटर कर सकता हूँ। ठीक है, अभी मुझे अगर मुझे इसके अंदर ट्रेड लेना होगा तो मैं कैसे लूँगा कि जैसे ही मुझे इसके अगले हफ्ते, मतलब ये जो आने वाला हफ्ता है, जैसे ही मुझे एक फॉलोअप कैंडल मिलेगी, फॉलोअप कैंडल का ये कहना का मतलब है कि कंफर्मेशन मिलेगा कि ये स्टॉक ने ब्रेकआउट कर दिया है, और उसके बाद एक और एक मुझे एक बड़ी सी ग्रीन कैंडल विद गुड वॉल्यूम्स अगर मिल जाता है तो मैं इसके अंदर को थोड़ा कॉन्फिडेंटली एंटर कर सकता हूँ। अगर मुझे छोटी छोटी कैंडल्स मिलेगी तो मैं इतना ज़्यादा प्रेफर नहीं करूँगा अनटिल अनलेस मुझे अच्छा ब्रेकआउट ना मिले। अगर छोटी छोटी कैंडल मुझे 3-4-5 हफ्ते मिल रही है तो वो एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल होगा, क्योंकि ऑब्वियसली वो कंसोलिडेट कर रहा है और फिर वो ब्रेकआउट कर रहा है, फिर वो एक वैलिड ब्रेकआउट माना जाएगा। बट अगर एक छोटी कैंडल फिर थोड़ी सी बड़ी कैंडल फिर एक रेड कैंडल, तो उसमें मज़ा नहीं आएगा। ठीक है, तो आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आ गया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में।